नमस्कार आप सभी का। बीएड के पाठ्यक्रम में किसी भी विषय के शिक्षण के लिए विधियों की जानकारी होना अति आवश्यक है। इसलिए बीएड पाठ्यक्रम से जुड़े हुए या बीएड कर रहे सभी विद्यार्थियों का, चाहे आप किसी भी विश्वविद्यालय से संबद्ध हो, चाहे आप किसी भी विषय के शिक्षण करने का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए बीएड कर रहे हों, ये ई कंटेंट आप सब के लिए समान रूप से उपयोगी है। इस ई कंटेंट में हम लोग बात करेंगे कि विधि किसे कहते हैं और इसके उपरांत हम विधि के प्रकार या विधि का चयन हम क्यों करते हैं आदि बातों की चर्चा करेंगे। इसके बाद विधियों के वर्गीकरण के ऊपर हम लोग नज़र डालेंगे। विधि शब्द की उत्पत्ति मेथोड्स नामक शब्द से है। मेथोड्स जो कि ग्रीक भाषा का शब्द है और यह दो शब्दों का योग है। मेथोड्स दो शब्दों का योग है। पहला शब्द है मेथा और दूसरा है ओडोस। मेथा का अर्थ है थ्रू, जैसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया गया है उसका अर्थ है थ्रू, और ओडोस का अर्थ है रास्ता। यदि इन दोनों शब्दों को हम जोड़ें तो इसका अर्थ होता है वह रास्ता जिसके थ्रू जाना है, यानी किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने का एक मार्ग है विधि। अब जब हम इस अर्थ को शिक्षण की विधि के रूप में ट्रांसलेट करते हैं तो इसका अर्थ है कि अपने अभिष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, यानी शिक्षण का जो लक्ष्य है वो है शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति। तो निश्चित शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जिस रास्ते को अपनाया जाता है उसे ही हम शिक्षण की विधि कहते हैं। और शिक्षण की विधि को परिभाषित करते हुए करघिट नाम के शिक्षा शास्त्री ने परिभाषा दी है, रिसर्चर हैं, उन्होंने परिभाषा दी है जिसे मैंने स्प्रिंजर लिंक्स के वेबसाइट से इसे डाउनलोड किया है, जिसका सोर्स मैंने नीचे दिया हुआ है। आप उसके थ्रू उस लिंक को क्लिक करके डायरेक्ट भी उस साइट पर जा सकते हैं। इनके अनुसार मेथड को हम सीखने की प्रक्रिया में सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत जो भी प्रक्रियाएं या जो भी माध्यम हम अपनाते हैं उन सब की असेंबली, यानी उन सब को समेकित रूप से जब हम एक सिंगल फॉर्म में बात करते हैं या सिंगल फ्लो में रखते हैं तो हम उसे शिक्षण की विधि कहते हैं। जैसा उन्होंने लिखा है, द असेंबली और द सिस्टम ऑफ प्रोसेस और मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन, यानी इसके अंतर्गत जो प्रोसेस या मोड्स जो भी हम अपनाते हैं उन सब की असेंबली है। मतलब जैसे हम लोग पहले की वीडियो में भी बात कर चुके हैं कि विभिन्न प्रकार की प्रविधियों का, विभिन्न प्रकार के एक्शंस का जो सेट ऑफ सीक्वेंस है उसे हम विधि कहते हैं। तो उसी परिभाषा को यहाँ पर शब्द बदल दिए गए हैं परंतु भाव वही है। हमेशा शिक्षण का संबंध एक निश्चित ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने से होता है, यानी लर्निंग इंश्योर करने से होता है, अधिगम सुनिश्चित करने से होता है। तो इस प्रकार विधि का अर्थ है समस्त क्रियाओं, समस्त संसाधनों और सभी कुछ जो कि हम सीखने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए करते हैं उन सब को समेट के विधि कहा जाता है। विधि का हम चयन क्यों करते हैं? सिर्फ अपने जो हमें बात कहना है उसे पहुंचाने के लिए? मात्र यही शिक्षण नहीं है। जब हम शिक्षण की विधि की बात करते हैं तो उसका अर्थ व्यापक हो जाता है, उसका अर्थ उसके प्रकारों से जुड़ जाता है। और शिक्षण की विधि का कार्य सिर्फ कम्युनिकेट करना नहीं है, बल्कि विधि का कार्य है अपने विद्यार्थियों को प्रेरित करना, क्योंकि बिना प्रेरणा के सीखने का जैसा कार्य संभव नहीं है, सीखने का लक्ष्य प्राप्त करना संभव नहीं है। और विधि का कार्य है कि संपूर्ण क्रियाओं को उद्देश्य की ओर उन्मुख करना,
यानी जो कुछ भी एक्टिविटीज़ हो, यानी कि जो स्टूडेंट्स को हम प्रेरित भी करें तो वो प्रेरित किस लिए करना है, ऑब्जेक्टिव्स की दिशा में प्रेरित करना है। और इसके अलावा प्रक्रिया का या विधि का जो उद्देश्य होता है, मेथड का जो उद्देश्य होता है वो है संपूर्ण विकास करना, विद्यार्थी का संपूर्ण विकास करना। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि शिक्षण की जो विधि है वो चार प्रमुख प्रकारों को संपादित करती है: टू कम्युनिकेट, टू मोटिवेट, टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स एंड टू डेवलप ओवरऑल। हम बहुत सी उपलब्ध विधियों में से किस विधि का चयन करें, ये एक क्रमिक प्रक्रिया है। सबसे पहले तो हमें ये जानना होता है कि हमें किसे सिखाना है। एक छोटे से समूह को सिखाना है, या हमारे सामने बड़ी सी कक्षा है, या हमारे सामने इंडिविजुअल है। फिर जो सीखने वाला है उसका स्तर क्या है, उसकी उम्र क्या है, उसकी समझ क्या है, उसका पूर्व ज्ञान क्या है, आदि बातों को तय करने के उपरांत ही हम ये समझ विकसित कर पाते हैं अपने अंदर कि हमें कौन सी विधि का चयन करना चाहिए। जब एक बार हमारा ये सुनिश्चित हो जाता है कि हमारा टारगेट ग्रुप क्या है, तो दूसरे स्तर पर हम उसके बाद आते हैं कि हमारे उद्देश्य क्या है। क्यों हम पहले ग्रुप का चयन करते हैं? क्योंकि बहुत सी ऐसी विधियां हैं जिन्हें हम बड़े समूह में नहीं ले जा सकते हैं, बड़े समूह में जिसका हम प्रयोग नहीं कर सकते। जिन विधियों का चयन हम बड़े समूह के लिए करते हैं उन्हें तो हम छोटे समूहों पर अप्लाई कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं। लेकिन जो छोटे ग्रुप की जो विधियां हैं जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे, उन विधियों का प्रयोग यदि हम बड़े समूह पर करते हैं तो हम अपने अभिष्ट लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें ग्रुप और लेवल दोनों को निर्धारित करना सबसे पहले आवश्यक होता है। इसके बाद बात आती है कि हमारा लर्निंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कि हमारा उद्देश्य कॉग्निटिव क्या है, अफेक्टिव क्या है, कोग्निटिव क्या है और कितना है। यानी हम अपने शिक्षण के माध्यम से जिन लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं उसमें प्रमुख भूमिका किसकी है। बहुत से ऐसे विषय होते हैं जिसमें ज्ञानात्मक पक्ष का विकास करना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, ज़्यादा आवश्यक होता है। और बहुत से ऐसे भी विषय होते हैं जिसमें क्रियात्मक पक्ष ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी तरह से जब ये दो बातें हम तय कर लेते हैं, तब बारी आती है कि हमारे पास उस विधि के माध्यम से शिक्षण कार्य करने के लिए रिसोर्सेज, संसाधन क्या हैं। हमें ऑफलाइन पढ़ाना है कि ऑनलाइन पढ़ाना है, हमारे पास पुस्तकें हैं कि नहीं हैं, पुस्तकें किस प्रकार की हैं, पुस्तकों का प्रयोग विधि सम्मत है या नहीं है, हमारे पास लाइब्रेरी की फैसिलिटी है, लेबोरेटरी की फैसिलिटी है, हमारे पास टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या है। और इन सब संसाधनों से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है समय, कि हमें समय कितना मिला हुआ है, हमें कितने समय में यह शिक्षण कार्य करना है। यदि हम थोड़ा पीछे जाएंगे, पीछे के जो बातें हम पहले तय कर चुके हैं उनसे भी इसे रिलेट करना होगा कि जो समय हमें मिला है उस समय के अंदर ही हमें ये सारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं। यानी क्या हमें ये ऑब्जेक्टिव्स 40 मिनट की क्लास में अचीव करने हैं, कि हमें इस पाठ के समापन पर इसको अचीव करने हैं, या हमें वर्ष के उपरांत इसे अचीव करने हैं, या पूरे स्कूली शिक्षा को समाप्त करने तक ये ऑब्जेक्टिव्स अचीव होने चाहिए। और ये जो हमारे पास जो टाइम उपलब्ध है, इस टाइम पीरियड में क्या हमें हमेशा समूह शिक्षण करना है या हमें इंडिविजुअलाइज टीचिंग की ओर भी फोकस करना है। तो इस तरह से तीनों ही बातें एक दूसरे से संबद्ध हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी करती हैं। जब पहली बात हम लोग कर ही चुके हैं कि तीन बातें हमारे लिए ज़रूरी है, तो इसीलिए विधियों को भी इन्हीं आधारों पर बांटा गया है। जो चार प्रमुख आधार हैं जिन पर आधारित हैं विधियों के प्रकार। पहला जो आधार है कि हम कौन कौन से साधन का प्रयोग करते हैं। कई ऐसी विधियां हैं
जो साधनों की उपलब्धता पर आश्रित हैं, और जैसे कि पाठ्य पुस्तक का प्रयोग, लेबोरेटरी का प्रयोग, लाइब्रेरी का प्रयोग आदि। इसके बाद दूसरा जो आधार है वो है शिक्षण की क्रिया में कितने लोग इन्वॉल्व हैं। सामान्यतः तो हम लोग यही जानते हैं कि एक टीचर होता है और समूह के अध्यापक होते हैं, लेकिन बहुत से अलग भी सोर्सेज हैं, बहुत से अलग भी इसके प्रकार हैं। जैसे टीम टीचिंग का एक तरीका है। और इसके बाद जो तीसरा जो आधार है विधियों के वर्गीकरण का, वो है विद्यार्थियों की संख्या। यानी पहले तो हमने सीखने के साधन के आधार पर विधियों को बांटा, विधियों को देखा, उनके प्रकारों की चर्चा करेंगे, और उसके बाद हम सिखाने वाले की संख्या के आधार पर विधियों के वर्गीकरण की बात करेंगे। इसके बाद सीखने वालों की संख्या के आधार पर कौन कौन सी विधियां होती हैं इसकी चर्चा करेंगे, और फिर सबसे अंत में आता है सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में सीखने वाला और सिखाने वाले की भूमिका में प्रमुखता किसकी है। यानी यह 4 आधारों पर हम विधियों का वर्णन करेंगे। जैसा कि अभी मैंने कहा कि इक्विपमेंट के आधार पर यानी साधन के आधार पर भी विधियों के प्रकार होते हैं। इस क्रम में 4 प्रकार की विधियों के बारे में अभी तक हमें विभिन्न पुस्तकों में सूचना मिली है, जानकारी प्राप्त हुई है। पहली विधि है पाठ्य पुस्तक विधि, जिसमें पाठ्य पुस्तक का प्रयोग करते हैं, और इसके भी विभिन्न प्रकार हैं जो हम आगे चर्चा करेंगे। इसके बाद दूसरी विधि है लेबोरेटरी मेथड। बहुत से विषय, बल्कि आजकल तो लगभग हर विषय में लेबोरेटरी का प्रयोग किया जा रहा है। बहुत से जो अति आधुनिक विद्यालय हैं वहाँ पर आप लैंग्वेज लेबोरेटरी भी देखते हैं, सोशल साइंस की लेबोरेटरी है, मैथ्स की लेबोरेटरी है। यानी लेबोरेटरी या प्रयोगशाला अब केवल विज्ञान विषय के शिक्षण तक सीमित नहीं है। विधियों के प्रयोगशाला का जो फॉर्म है, उसका जो फॉर्मेट है, उसका बहुत अधिक विस्तार हो चुका है। और इसके अलावा लाइब्रेरी का प्रयोग, अनेक जो विधियां हैं वो लाइब्रेरी के प्रयोग पर भी आश्रित हैं। टीचर कई बार अपने अभिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए लाइब्रेरी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है। तो जब लाइब्रेरी का उपयोग करके हम शिक्षण का कार्य करते हैं तो वह लाइब्रेरी मेथड के अंतर्गत आता है। और आजकल जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है और जिसमें इस समय भी हम लोग यह सीखने सिखाने का कार्य कर रहे हैं वो है वर्चुअल मेथड। पाठ्य पुस्तक विधि के अनेक प्रकार हैं, जिसमें पहली विधि है मेमोराइटर विधि। इस विधि में टीचर अपने विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक का कोई अंश दे करके और कहता है कि इसे आप याद कर लें। जैसे आप इस पाठ के शब्द अर्थ याद कर लीजिए, या छोटे बच्चों को पाठ्य पुस्तक दे दी जाती है कि आप ये कविता को याद करके आना। तो ये मेमोराइटर मेथड है। और जब इस मेथड में ही परीक्षण भी शामिल हो जाता है तो उसका दूसरा जो तरीका है वो है रिसाइटेशन टेस्टिंग मेथड, जिसमें कि बीच बीच में बच्चों को थोड़ा थोड़ा याद कराते हुए और पूछा जाता है। रिसाइटेशन का मतलब आप किताब को पढ़ते जाइए, आप खुद पढ़िए और पढ़ने के बाद बीच में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। आप जैसे ठीक है, आप यहाँ से यहाँ तक चैप्टर आप लोग चलिए, किताब खोलिए और पढ़िए। टीचर ने निर्देश दे दिया और उसके उपरांत टीचर अपने बच्चों से उसके आधार पर प्रश्न पूछता है, चेक करने के लिए कि बच्चों ने सच में पढ़ा है कि नहीं। तो वो है रिसाइटेशन टेस्टिंग मेथड। तीसरी विधि है टीचर डायरेक्टेड प्रोसीजर। टीचर डायरेक्टेड प्रोसीजर नाम से ही स्पष्ट है, जिसमें पाठ्य पुस्तक का किस तरह से प्रयोग करना है यह टीचर के द्वारा निर्देशित किया जाता है। जैसे कि अगर टीचर ने ये कह दिया कि किसी पाठ के बारे में कि आपको यहाँ से यहाँ तक का पढ़ना है और इस पाठ्य में दिए गए कठिन शब्दों को आपको छांटना है, और ये तरीका है जिसमें पाठ्य पुस्तक की सहायता से
टीचिंग कार्य किया जाता है। उसमें बिना पुस्तक के नहीं पढ़ाया जा सकता है, लेकिन हर एक एक्टिविटी टीचर के द्वारा निर्देशित की जाती है। जैसे अभी मैंने कहा कि टीचर ने ये कहा कि पाठ्य पुस्तक की रीडिंग लगाई और रीडिंग लगा कर कहा कि आप इसमें कठिन शब्दों का जो आपको कठिन शब्द लगते हैं उसे आप छांट के अलग करिए। और उसके बाद टीचर हो सकता है उन कठिन शब्दों का अर्थ स्पष्ट कर दे या उस कठिन पंक्ति का अर्थ स्पष्ट कर दे। यानी पूरा पाठ टीचर ना पढ़ा करके एक चैप्टर या एक पोर्शन को असाइन कर देता है, अपने स्टूडेंट्स को दे देता है और उसके उपरांत बच्चे अपना प्रश्न करते हैं। यह अपेक्षाकृत बड़े बच्चों के साथ में लागू किया जा सकता है, छोटे बच्चों पर यह विधि उपयुक्त नहीं है। और यह इस विधि का बहुत ज़्यादा प्रयोग बहुत से अध्यापक करते हैं। इसके बाद जो विधि है रीऑर्गेनाइजिंग मटेरियल, ये प्रयोग वास्तव में हम लोग आज भी करते हैं, हम और आप करते हैं। जब हम अपना नोट्स बनाते हैं, टीचर आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक से संबंधित एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर दे देता है और उसके उपरांत आपसे ये कहता है कि आप लाइब्रेरी में आप जाइए और ये किताबें इस विषय से संबंधित हैं, आप इन किताबों का अध्ययन करके अपना नोट्स बना लीजिए। अगर टीचर नहीं भी कहता है तो हम लोग अपने आप से जब मोटिवेटेड होते हैं कोई भी चीज़ लर्न करने के लिए, तो हम खुद ही अपना नोट्स बनाते हैं। 4 किताबें पढ़ते हैं, 4 किताबों को पढ़ने के उपरांत हम अपना मटेरियल बनाते हैं और फिर उस मटेरियल को हम ऑर्गेनाइज करते हैं। और यह जो आखिरी विधि है पीपल टीचर टेक्स्ट बुक प्रोसीजर, ये वो विधि है जो बनी तो है भाषा शिक्षण के लिए, लेकिन प्रायः विद्यालयों में देखा जा रहा है कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में भी आजकल टीचर्स इसी का प्रयोग कर रहे हैं। जब टीचर और स्टूडेंट दोनों के पास पुस्तक है, दोनों उसके साथ साथ पढ़ाई कर रहे हैं, साथ साथ दोनों चल रहे हैं और उसके उपरांत टीचर उस पैराग्राफ के आधार पर, उस पर्टिकुलर चैप्टर के आधार पर बीच बीच में प्रश्नोत्तर करते हुए, इंटरैक्ट करते हुए और आगे बढ़ता है। और टीचर खुद को ये संतुष्ट कर लेते हैं कि हमने तो प्रॉपर इंटरैक्शन भी किया है, इसलिए हमने बहुत अच्छी तरह पढ़ाया है। लेकिन यह विधि सम्मत नहीं है। यह जो विधि है पीपल टीचर टेक्स्ट बुक प्रोसीजर, यह सिर्फ भाषा शिक्षण के लिए उपयोगी है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि पाठ्य पुस्तक की सहायता से भी शिक्षण कार्य किया जा सकता है और अभिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। अलग अलग उसके स्वरूप हैं कि टीचर किताब का किस प्रकार से उपयोग करता है। अब जो अगली विधि है वो है लेबोरेटरी मेथड। जैसा कि आप यहाँ स्लाइड में दिखाए गए चित्र में देख सकते हैं कि एक टीचर है और उसके सामने कुछ स्टूडेंट्स हैं और टीचर कोई चीज़ दिखा रहे हैं, बच्चे उसे देख रहे हैं, तो वो कुछ कर नहीं रहे हैं। तो इसी तरह से लेबोरेटरी मेथड के 2 स्वरूप होते हैं। एक तो जिसमें बच्चे लेबोरेटरी में जाते हैं, खुद कुछ करते नहीं हैं बल्कि उनको दिखाया जाता है। बहुत से ऐसे विषय होते हैं जिससे कि छोटे बच्चों को करने के लिए नहीं दिया जा सकता है। जैसे कि केमिस्ट्री वगैरह में एसिड का प्रयोग बच्चों को नहीं दिया जा सकता है। तो अब अगर उन्हें एसिड के बारे में बताना है और उसका एक्सपेरिमेंट के मतलब उसका प्रायोगिक पक्ष उनको दिखाना है, तो टीचर के पास एक ही रास्ता है कि वो स्वयं उसे करके दिखाए और बच्चे दूर खड़े होकर के उसे ऑब्जर्व करें। तो लेबोरेटरी मेथड का एक तरीका ये है। और दूसरा तरीका है एक्सपेरिमेंटल मेथड। जब कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिसको कि करने में बच्चों को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हो सकता है, बल्कि वो लर्निंग बाय डूइंग मेथड से ज़्यादा अच्छी तरह से सीख सकते हैं, तो उस स्थिति में लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंटल मेथड का प्रयोग किया जाता है लेबोरेटरी के माध्यम से। और फिर इसके बाद बारी आती है लाइब्रेरी मेथड की। लाइब्रेरी यानी ग्रंथालय। ग्रंथालय का प्रयोग सामान्यतः 3 तरीके से टीचर करते हैं टीचिंग लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। एक तो तरीका है कि टीचर बच्चों को असाइनमेंट दे दे पढ़ाने के पश्चात और उसके बाद बता भी दे कि हाँ लाइब्रेरी में इसके लिए किताबें उपलब्ध हैं, और बच्चे जाते हैं लाइब्रेरी से किताबें ढूंढते हैं और उसके बाद अपना असाइनमेंट पूरा करते हैं। एक तरीका है कि टीचर ने प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया
और अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे यह आपके ऊपर है। आप चाहिए प्रोजेक्ट, मतलब आप कहाँ से करते हैं, लाइब्रेरी का में क्या ढूंढेंगे, कंटेंट ढूंढेंगे, टेबल ढूंढेंगे, ये कुछ भी आपको बताया नहीं गया है, वो आपको सॉल्व करना है। जैसे अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको ये कह दिया गया कि पिछले 5 वर्षों के 5 जो दशक हैं उसमें जनसंख्या की क्या स्थिति रही है, इसके बारे में आप पता लगाइए। सो आपको ये प्रॉब्लम दे दी गई है। यू हैव टू फाइंड आउट द पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स इन द लास्ट 5 ईयर। अब ये आपको क्या करेंगे, आप लाइब्रेरी में जा कर के विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को इकट्ठा करेंगे या आप इससे रिलेटेड कंटेंट ढूंढेंगे, ये सब कुछ आपके ऊपर है। परंतु इसके लिए आपको ग्रंथालय में जाना पड़ेगा, लाइब्रेरी आपको विजिट करना पड़ेगा। और लिटरेचर रिव्यू, ये रिसर्च करने के समय इसकी ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है जब हमारे सामने समस्या है। यह प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का ही एक विस्तारित रूप है। प्रॉब्लम लिटरेचर रिव्यू के लिए कभी गाइड ये नहीं बताते कि आपको इस टॉपिक पे पर्टिकुलर इस एरिया में ही आपको रिव्यू करना है। टीचर आपको लाइब्रेरी में भेज देते हैं और अब आप अपना मटेरियल ढूंढिए कि आपको क्या किस विषय पर और क्या लिटरेचर मिला है, जिसके सहायता से आप अपने रिसर्च को आगे बढ़ा सकें, आप उससे दिशा निर्देश प्राप्त कर सकें। जैसा कि मैं पहले कह चुकी हूँ कि आजकल हम जिस विधि का सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं वो है वर्चुअल मेथड। लेकिन वर्चुअल मेथड भी अकेला नहीं है, इसके भी 2 स्वरूप हैं। एक है लर्निंग इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म और दूसरा है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। लर्निंग इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म जब विभिन्न प्रकार के ऐप्स के माध्यम से टीचर और स्टूडेंट एक दूसरे के साथ लाइव जुड़े होते हैं, जैसे जूम ऐप पर, गूगल मीट पर, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है, वेबएक्स है, इस तरह के बहुत सारे ऐप्स आजकल उपलब्ध हैं। नित्य नए ऐप्स डेवलप भी हो रहे हैं, कुछ कॉस्टली हैं, कुछ फ्री हैं। तो ये सब बहुत सारे तरीके हैं, सब अपने अपने उसमें बहुत से नए नए फीचर्स भी आते हैं। तो अब ये आपको चूज़ करना है कि आप कौन सा माध्यम, कौन सा ऐप आप प्रयोग करेंगे, किस में आपको सुविधा होती है। और दूसरा जो सिस्टम है वो है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। इस सिस्टम में टीचर अपने टीचिंग को मैनेज करता है और लर्नर अपनी लर्निंग को मैनेज करता है। यानी इसमें जैसे कि अभी ये जो YouTube है, ये ई कंटेंट है, मैं अपनी सुविधा के अनुसार इसे बना करके अपने अनुसार मैं इस पर पोस्ट कर दूंगी और इस ई कंटेंट को अलग अलग लोग अलग अलग समय पर अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार जितनी बार चाहें उसे देखेंगे। तो सीखने वाला अपने सुविधा, अपनी गति के अनुसार अपने सीखने को मैनेज करता है और टीचर अपनी सुविधा और अपने कौशल के अनुसार सिखाने को मैनेज करता है। और इस तरह से एक प्लेटफॉर्म पे यह जो मटेरियल होता है यह पड़ा रहता है, जिसका कि उपयोग स्टूडेंट्स करते हैं। जैसे कि गूगल क्लासरूम में जो विद्यार्थी जुड़े रहते हैं वो वहाँ से मटेरियल को प्राप्त करते हैं। आजकल आपने सुना होगा एनसीटीई के जो एनसीटीई का पोर्टल है, वहाँ भी आपको ई कंटेंट बहुत से विषयों से संबंधित मिल जाएंगे, बीएड से रिलेटेड और एमएड से रिलेटेड। और इसके अलावा स्वयं प्रभा, अनेक पोर्टल्स इस समय डेवलप हो चुके हैं जहाँ पर आपको सीखने सिखाने के लिए विषय सामग्री उपलब्ध है। तो ये है 4 तरीके जो कि साधन के प्रयोग के आधार पर जिनको कि बांटा गया है। अब हम बात करते हैं दूसरे आधार की कि किस दूसरे आधार के अनुसार शिक्षण की विधियाँ होती हैं, और वो है टीचिंग में कितने लोग इन्वॉल्व हैं। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ सामने 2 लोग एक साथ खड़े हैं टीचिंग पोजीशन पे। जी हाँ, ये दोनों ही लोग पढ़ा रहे हैं। टीचिंग की जो क्रिया होती है वो अनेक क्रियाओं का एक संगठित स्वरूप है। कई बार हमारा जो विषय है सिखाने का, उसमें एक टीचर एक साथ समस्त क्रियाओं को संपादित नहीं कर सकता, जबकि
उन समस्त क्रियाओं को समानांतर चलना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में टीचर टीम टीचिंग का प्रयोग करता है। जैसे कि अगर कक्षा में योग सिखाना हो तो टीचर योग के सैद्धांतिक पक्ष को भी बताए और फिर उसे करके भी दिखाए, या दोनों बातें रखते हैं। सामान्य कक्षा में टीचर इसको सिखाए और फिर साथ ही घूम घूम करके उसको ऑब्जर्व करे, ये सबके लिए संभव नहीं। इसके लिए बहुत ही विशिष्ट प्रकार के प्रशिक्षक की आवश्यकता होती है। जैसे जो आप टीवी चैनल्स पे जब आप देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि कैमरे लगे हुए हैं, तो हर एक जो सीखने वाला है उस पर कैमरे की निगाह रहती है। दूसरी चीज़ कि जब कैंप वगैरह में या टीवी पर जो योग सिखाया जाता है वो उसमें लर्निंग हो रही है कि नहीं हो रही है, ये सुनिश्चित करना उनकी बहुत ज़्यादा उनका टेंशन नहीं है, तो वो लर्निंग नहीं होती है। वो अपना टीचिंग करते हैं बट लर्निंग उसमें सुनिश्चित नहीं है। लेकिन जब हम कक्षा अधिगम की बात करते हैं, जब हम फॉर्मल सेटिंग में टीचिंग की बात करते हैं, तो वहाँ पर ऐसे कंटेंट्स को बताने के लिए, ऐसी विषय सामग्री में शिक्षण करने के लिए हमें एक साथ अनेक एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे कि कोई करके दिखा रहा है, कोई बता रहा है और साथ में एक चाहिए जो निरीक्षण कर रहा हो। तो विषय सामग्री की और विषय की और उपलब्ध संसाधनों की और साथ में योजना की, इन सब आधारों पे टीम टीचिंग के निर्णय लिए जाते हैं और टीम टीचिंग की जाती है। और दूसरा तो स्वरूप है ट्रेडिशनल टीचिंग, जिसमें एक टीचर होता है और बाकी सब विद्यार्थी है। एक ही टीचर सारे विद्यार्थियों की जो भी जानकारी है उसको पुष्ट करता है, उसको समझाता है, बताता है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो आधार है वो है स्टूडेंट्स की संख्या। सामान्यतः 3 प्रकार के समूह होते हैं कक्षा में अधिगम के: लार्ज ग्रुप, स्मॉल ग्रुप और इंडिविजुअल ग्रुप। आमतौर पे हम लार्ज ग्रुप और स्मॉल ग्रुप का ही प्रयोग अपने फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में करते हैं। इंडिविजुअलाइज टीचिंग का प्रयोग या तो आप अगर कहीं ट्यूशन पढ़ाने जाते हैं तो वहाँ करते होंगे, या फिर आपके पास कोई बच्चा रिमीडियल टीचिंग के लिए, टीचिंग लर्निंग के लिए आता है, तो वहाँ पर आप इंडिविजुअलाइज टीचिंग का प्रयोग करते हैं। लार्ज ग्रुप के आधार पर शिक्षण विधियाँ अनेक प्रकार की होती हैं, जैसे लेक्चर मेथड, इंडक्टिव मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। ये वो विधियाँ हैं जिसमें टीचर एक साथ एक बड़े ऑडियंस को फोकस करता है, मतलब बड़े समूह को सिखाता है, उनकी ओर मुखातिब होता है। इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड यानी आगमन निगमन विधि। इस विधि का अर्थ है कि जब हम किसी नियम के बारे में इंट्रोड्यूस करते हैं या फिर हम विभिन्न उदाहरणों को देने के पश्चात नियम को डिड्यूस करते हैं। कई बार केवल इंडक्टिव मेथड का प्रयोग करते हैं, कई बार केवल डिडक्टिव मेथड का प्रयोग करते हैं, और कई बार हम दोनों ही विधियों का, इंडक्टिव और डिडक्टिव दोनों ही विधियों का प्रयोग करते हैं लार्ज ग्रुप के अंतर्गत। और डेमोन्स्ट्रेशन मेथड जब हमें किसी चीज़ को प्रदर्शित करके अपने विद्यार्थियों को सिखाना होता है। तो ये तीनों ऐसी विधियां हैं जो लार्ज ग्रुप के लिए उपयुक्त है। इन 3 के अलावा भी बहुत सी अन्य विधियां भी होती हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ 3 विधियों के बारे में बताया क्योंकि इनका प्रयोग हमें ज़्यादा करना होता है। दूसरा जो आधार है वो है स्मॉल ग्रुप मेथड। छोटे समूह में, छोटे समूह का मतलब 8 से 10 विद्यार्थी या 15 विद्यार्थी, इतनी ही संख्या होती है कि जब टीचर 1-to-1 रिलेशनशिप जिसमें इस्टेब्लिश करे और प्रत्येक विद्यार्थी की सक्रिय सहभागिता जिसमें सुनिश्चित हो सके। तो ऐसी कुछ विधियां हैं: डिस्कशन मेथड, ट्यूटोरियल मेथड, सिमुलेशन मेथड, ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड और स्टोरी टेलिंग मेथड। डिस्कशन मेथड यानी जिसमें परिचर्चा होती है, तो परिचर्चा में प्रत्येक विद्यार्थी भाग ले और प्रत्येक विद्यार्थी की कही गई बात को टीचर सुन सके, उसे अटेंड कर सके, इसके लिए समूह का छोटा होना ज़रूरी है। ट्यूटोरियल मेथड वही है जो आप जैसे ट्यूशन करने जाते हैं, एक साथ 4-5 बच्चों को आप बैठा लेते हैं और उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को आप पूरा करते हैं। सिमुलेशन मेथड जैसा कि आप माइक्रो टीचिंग करते समय कर चुके हैं, जिसमें हम एक कृत्रिम परिस्थिति का निर्माण करते हैं और उस कृत्रिम परिस्थिति में
हम वास्तविक परिस्थिति के अनुसार ट्रेनिंग देते हैं। विशेष रूप से इस विधि का प्रयोग ट्रेनिंग जैसे क्रियाओं को ट्रेनिंग जैसे जो स्वरूप है शिक्षण का उसमें किया जाता है। जैसे कि अगर प्लेन उड़ाना सिखाना है तो अब किसी पायलट को एक्चुअली आसमान में नहीं भेजा जा सकता है, एक रिस्क है उस स्थिति में। तो ऐसे में सिमुलेटेड तरीके से उसको ट्रेनिंग दी जाती है। यानी जब वो प्लेन उड़ाने के लिए कॉकपिट में बैठता है तो उसे यही महसूस होता है कि वो हवा में उड़ रहा है, परंतु उस वक्त उसके जीवन को कोई खतरा नहीं है। माइक्रो टीचिंग में जैसे आप लोगों ने किया तो आप टीचिंग कर रहे थे ये एज्यूम करते हुए कि आप स्कूल के छोटे बच्चों की क्लास में आप बैठे हैं, लेकिन आपके क्लास में वास्तव में वो एक सिमुलेटेड स्वरूप रहता है और आप ही के सहपाठी बैठे रहते हैं जो कि प्रिटेंड करते हैं कि आप वो छोटे बच्चे हैं, वो कक्षा 6, 7, 8 के बच्चे हैं और आपके प्रश्नों का उसी के अनुसार वो जवाब देते हैं, जिससे कि आपको ये महसूस हो कि आप कक्षा में शिक्षण कर रहे हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड, इसका नाम ही है जो आपके ब्रेन में स्टॉर्म उत्पन्न कर दे, यानी आपके मस्तिष्क को जो उद्वेलित कर दे, ये वैसी विधि है। इस विधि के बारे में आगे हम डिटेल में चर्चा करेंगे इस प्रकार के अन्य वीडियोज़ में, जिसमें हम शिक्षण विधियों को लेकर के डिस्कस करेंगे। इसमें और डिस्कशन मेथड में बहुत थोड़ा ही अंतर होता है, लेकिन हम अभी इसकी चर्चा यहाँ नहीं करेंगे। स्टोरी टेलिंग मेथड, जो विशेष रूप से इतिहास के अध्ययन अध्यापन में इसका प्रयोग किया जाता है, और इतिहास में भी जब हमें किसी के जीवन परिचय को बताना हो तब स्टोरी टेलिंग मेथड का प्रयोग होता है। या फिर अन्य कोई जैसे आप थियरी पढ़ाते हैं और किसी क्रमिक घटना के बारे में अगर आपको उसमें समझाना हो किसी भी विषय में, एक्सेप्ट मैथ्स, तो इनफैक्ट मैथ्स में भी कहीं कहीं अभी स्टोरी टेलिंग मेथड का प्रयोग हो रहा है। जैसे मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन गणित में एक विशेष प्रकार की संख्या है और उस संख्या का नाम ही है उस महान गणितज्ञ के नाम पे जो कि भारतीय थे, मैं इस वक्त मिस कर रही हूँ। तो उस चीज़ को, उस घटना को बताने के लिए आपको पुनः स्टोरी टेलिंग मेथड का ही प्रयोग करना पड़ता है, जिसमें आप कहानी का एक छोटा सा हिस्सा सुनाते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि छोटे से समूह का प्रत्येक श्रोता आपकी कहानी को सुना हो। और ये सुनिश्चित करने के लिए आप अपने बच्चों से प्रश्न करते हैं। तो यदि आप बड़े से समूह में पढ़ाएंगे तो आप कितने प्रश्न बनाएंगे, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपके सारे श्रोताओं ने आपकी कहानी को ध्यान से सुना है। तो इसलिए इन विधियों का प्रयोग हम छोटे समूह में ही कर सकते हैं। इंडिविजुअलाइज्ड टीचिंग या व्यक्तिनिष्ठ विधि, नाम से ही स्पष्ट है कि जो एक टीचर और एक स्टूडेंट के अनुपात में जिसे पढ़ाया जाए। इसके 2 स्वरूप हैं। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मेथड, जो आप पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, अभिक्रमित सामग्री के बारे में स्क्रैम्बल्ड बुक के फॉर्म में आपको लर्निंग मटेरियल उपलब्ध रहता है और आप उसे जब चाहे तब पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन भी इसका ही एक स्वरूप है, जो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन को जब कंप्यूटर पर डाल दिया जाता है तो वो हो जाता है कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। और है प्रोजेक्ट मेथड, जिसमें इंडिविजुअल वाइज प्रोजेक्ट असाइन कर दिया जाता है और उस प्रोजेक्ट का जब विद्यार्थी उत्तर ढूंढने का प्रयास करता है तो वह बहुत कुछ सीखता है। और जो आखिरी आधार है वो है भूमिका के आधार पर, रोल प्रायोरिटी के आधार पर। टीचर और स्टूडेंट, यह 2 लोग होते हैं, 2 पक्ष होता है सीखने सिखाने की प्रक्रिया में। तो कई विधियां जो हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं वो टीचर ओरिएंटेड होती हैं, टीचर सेंटर्ड होती हैं, और विशेष रूप से जो लार्ज ग्रुप में जिन्हें हम पढ़ाते हैं, लार्ज ग्रुप मेथड जो होते हैं वो सब टीचर सेंटर्ड मेथड होते हैं। और स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड जो होते हैं जिसमें कि विद्यार्थी ज़्यादा सक्रिय होते हैं। विधि चाहे टीचर सेंटर्ड हो या स्टूडेंट सेंटर्ड हो, ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट सेंटर्ड में टीचर की कोई भूमिका नहीं होती है। टीचर की भूमिका दोनों ही जगहों पे है। टीचर सेंटर्ड में ज़्यादा है और स्टूडेंट सेंटर्ड में कम है, लेकिन कम क्या है उसका स्वरूप बदलता है। जहाँ टीचर सेंटर्ड अप्रोच में टीचर एक एक्सपर्ट की भूमिका में होता है, तो स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच में टीचर फैसिलिटेटर की भूमिका में होता है।
यानी वह सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुकने ना दे, इस रूप में वहाँ पर होता है। और उसे क्रमशः कैसे आगे बढ़ाना है, स्टूडेंट्स को कैसे टीचिंग लर्निंग प्रक्रिया में इन्वॉल्व रखना है, यह उसकी मुख्य भूमिका हो जाती है। जबकि टीचर सेंटर्ड अप्रोच में टीचर विषय विशेषज्ञ है, टीचर के ज्ञान का भंडार है, टीचर समस्त समस्याओं का समाधान करने वाला है। तो इस तरह से टीचर सेंटर्ड और स्टूडेंट सेंटर्ड ये दो अप्रोच होते हैं। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों को देखा, जो जिनको किस आधार पर बांटा गया है। शिक्षण विधियों के अनेक प्रकार हैं। इसके अतिरिक्त भी यहाँ हमने बहुत थोड़े से विषयों को लिया है। आगे के जो हमारे लेक्चर्स आएंगे इसी चैनल पर, उसमें हम कुछ प्रमुख विधियों का, जिसका प्रयोग बीएड के विद्यार्थी करते हैं अपने कक्षा कक्ष शिक्षण में, उनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। थैंक यू।